26 की चुनौती। बंगाल चुनाव में यूं तो अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन चुनावी दमखम की आजमाइश अभी से चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजियों का शोर संकेत है कि 26 का चुनाव कितने इंटेंस माहौल में होने वाला है। बैटल ऑफ बंगाल पानीपत के युद्ध से कम नहीं होगा, ये मान लीजिए। आज बंगाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। कहा 2026 का चुनाव न केवल राज्य के भविष्य बल्कि देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है, क्योंकि ममता सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सीमाएं खुली छोड़ दी हैं और इसे केवल भाजपा सरकार ही रोक सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी ने निशाना साधा था, चैलेंज दिया था कि हिम्मत है तो भाजपा आज चुनाव करवा के देख ले। इस पर जवाब देते हुए अमित शाह ने आज कहा, हिंसा और हेरफेर के बगैर चुनाव करवाने की चुनौती देता हूं। देखिए आज बैटल ऑफ बंगाल की उल्टी गिनती, अब की बार दरअसल किसकी विक्ट्री। पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। I challenge them. If they have the guts, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर ले। जैसे जैसे समय बीत रहा है, बंगाल की सियासी रण का पारा हाई होता जा रहा है। वैसे तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी कम से कम 10 से 11 महीने का वक्त बचा है, लेकिन पिछले 4 दिनों में बंगाल में जो कुछ भी हुआ उससे मानो ऐसा लग रहा है कि बंगाल का चुनावी बिगुल बच चुका है और कुछ ही दिनों में वोटिंग भी हो जाएगी। पहले 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी अलीपुरद्वार में रैली कर प्रदेश में बीजेपी के लिए माहौल बनाया और सत्ताधारी टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को अपने निशाने पर लिया। ठीक उसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आरोपों पर न सिर्फ पलटवार किया बल्कि पीएम और बीजेपी को चुनाव के लिए भी चुनौती दी। और अब बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बंगाल दौरे पर पहुंचकर 26 के चुनाव में अपनी पार्टी की रणनीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने रविवार को सबसे पहले कोलकाता के पास न्यू टाउन में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी CFSL के नए भवन का उद्घाटन किया। ये प्रयोगशाला ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट भारत में जटिल मामलों के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगी। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बीजेपी के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने चुनाव के लिहाज से हर एक मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को निशाने पर लिया। बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है, बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर। ममता दीदी, वक्फ के कानून का विरोध कर कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? पूरा बंगाल चाहता है कि वक्फ अच्छे से चले, पारदर्शिता आए, निर्दोषों की भूमि न जाए, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो, मगर ये
वक्फ का विरोध कर रही हैं। ममता दीदी 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम है। दरअसल पश्चिम बंगाल देश के उन गिने चुने राज्यों में शुमार है जहां आज तक कभी भी बीजेपी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकी। पार्टी को प्रदेश में आज तक उस हिसाब से कभी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है जिससे सरकार बना सके। मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार है जो लगातार 14 सालों से सत्ता में है, जबकि दशकों की मेहनत के बाद बीजेपी फिलहाल बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी निभा रही है। यही वजह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए बीजेपी अभी से ही एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर चुकी है। हाल ही में बीते 29 मई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे। सरकारी कार्यक्रमों के अलावा पीएम मोदी ने उस दिन अलीपुरद्वार में पार्टी की एक रैली को भी संबोधित किया था। इस रैली में पीएम मोदी ने न सिर्फ चुन चुनकर ममता सरकार पर हमला बोला था, बल्कि यहां तक दावा किया था कि बंगाल में अब की बार नहीं बनेगी ममता सरकार। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। I challenge them. If they have the guts, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. But please remember, time is a factor. You must remember the timing. लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। बंगाल में बीजेपी की जनसभाएं ऐसे वक्त में हो रही हैं जब कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर बने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर उसका बदला लिया। जाहिर है बीजेपी इसे भी भुनाने में लगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर खेला की धरती यानी बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर एक अलग संदेश देने की कोशिश की। सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बंगाल की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी के इस तरह के बयान ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया। सीएम ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला, जिस पर रविवार को अमित शाह ने पलटवार किया।
regarding Operation Sindoor, though I don't have any comments. But please remember, every woman, they have a respect. They take Sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving Sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया है। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है। अब बंगाल की मातृशक्ति यानी महिलाएं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसे सबक सिखाती हैं और किसे सत्ता पर बिठाती हैं, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो बंगाल में माहौल है उससे इतना तो तय है कि अब की बार टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई होने वाली है। और इस लड़ाई में कौन जीतेगा ये उसकी मजबूती और सामने वाले की कमजोरी पर निर्भर करता है। आपको बंगाल में टीएमसी और बीजेपी दोनों ही दलों की मजबूती और कमजोरी के बारे में आइए बताते हैं। तो सबसे पहले तो टीएमसी की बात करते हैं। टीएमसी की कमजोरियां, मजबूती क्या है? देखिए, मजबूत पक्ष क्या है? आक्रामक नेतृत्व क्षमता, ममता बनर्जी की सबसे खास पहचान उनकी। दूसरा देखिए, कट्टर मोदी विरोधी छवि रखती है ममता बनर्जी। इस हद तक कि प्रधानमंत्री जब बंगाल में प्रचार करने पहुंचते हैं तो दीदी देश के प्रधानमंत्री तक को बाहरी कहकर बुलाती हैं, इससे तक परहेज नहीं करती। इसके अलावा देखिए, एक बड़ा जो वोट बैंक उनके साथ जाता है, एक तरफा मुस्लिम वोट बैंक, जो सबसे बड़ी ताकत है बंगाल में ममता बनर्जी की। और न सिर्फ अल्पसंख्यक वोट, बल्कि इसके साथ साथ एक और वर्ग है जो उनके साथ जुड़ा रहा है, यह है युवा वर्ग। उसका खुलकर साथ ममता बनर्जी को मिलता रहा है। ममता बनर्जी अपने नारे उसके साथ भी टिकी हुई है, मां माटी मानुष, उस पर अडिग सी नजर आती हैं। और साथ ही साथ एक और फैक्टर जो उनके साथ काम करता है, कारगर रहा है हमेशा से, 1 लाख चलो की नीति। इसका फायदा लगातार उन्हें मिलता भी रहा है, इसलिए दूसरों का हाथ झटकने में वक्त नहीं लगाती, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। अब ममता का कमजोर पक्ष जो है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कमजोर पक्ष उनके साथ है बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, जिसके सीधे सीधे आरोप लगातार बीजेपी उनके ऊपर लगाते रहती है। इसके अलावा एक और मुद्दा है एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले का, सीधे आरोप ममता सरकार पर लगे और यह बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है बंगाल के लिए। इसको भुनाने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से। तीसरा, नेताओं मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप अलग अलग मामलों में उजागर होते रहे हैं, यहां तक कि उनके परिवार तक पर उंगली उठी है। और यह परिवार पर जब उंगली उठी है तो किसके ऊपर? भतीजे पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं। इसके अलावा बड़ा मसला कानून व्यवस्था को लेकर के आरोप लगता है, लचर कानून व्यवस्था जानबूझकर कई मसलों पर देखने को मिलता है। और सबसे गंभीर आरोप उन पर है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप, जिसकी सीधी सीधी दोषी मानी जाती है ममता बनर्जी। हाल में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमला हुआ तो ममता दीदी की पुलिस जानबूझकर शांत रही, ये तक आरोप लगे। और ये सब कुछ तुष्टीकरण के चलते बंगाल में होता रहा, ये आरोप लगातार लगते रहे। लेकिन अब चलिए बीजेपी की बात करते हैं। क्या मजबूती क्या कमजोरी बीजेपी की, ये भी आपको दिखाते हैं। तो पहले तो कमजोर पक्ष आपको दिखाते हैं बीजेपी का। मजबूत फेस का ना होना साफ साफ बड़ी सबसे बड़ा घाटा यहां पर बीजेपी को उठाना पड़ता है। इसके अलावा नेताओं में गुटबाजी साफ तौर पर उभर कर सामने आती है कई बार। साथ ही बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि ज्यादातर बाहरी नेता हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है खुद ममता बनर्जी का फेस। महिला कार्ड का तोड़ नहीं है। ममता बनर्जी के समकक्ष प्रोजेक्ट करने योग्य कोई बड़ा चेहरा प्रदेश में बीजेपी के पास नहीं है। शुभेंदु अधिकारी हालांकि दिखाई देते हैं, लेकिन कमतर। आरएसएस पर निर्भरता भी एक बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए, जिसके बिना बीजेपी का खड़ा होना बंगाल में मुश्किल नजर आता है। लेकिन अगर आप मजबूत पक्ष को समझना चाहें जो बीजेपी के फेवर में जाता है, तो वो देखिए ममता का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, क्योंकि अब 15 साल
हाल हो जाएगा ममता दीदी को, और ऐसे में एक थकान होती है किसी भी पार्टी को लेकर के, उसका साफ तौर पर असर देखने को मिल सकता है और बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है। उम्मीदें हैं मोदी का मजबूत नेतृत्व भी एक बड़ा फैक्टर है, हालांकि इस पर कुछ भी अगर बंगाल है तो उसके लिहाज से प्रेडिक्ट करना मुश्किल नजर आता है। तीसरा बड़ा फैक्टर आतंकवाद के खिलाफ एक्शन, और बीजेपी लगातार इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं, साथ ही तेजी से बढ़ते कार्यकर्ता अभियान सा बीजेपी ने चला रखा है लोगों को अपने साथ जोड़ने का, और सबसे अहम वो है हिंदुत्व का एजेंडा। और अगर ये चल गया, ध्रुवीकरण हो गया, इस लिहाज से तो सीधा फायदा दिखता है। अब हिंदुत्व का एजेंडा कैसे बीजेपी के लिए मजबूत पक्ष है, इसे भी जान लीजिए, क्योंकि बंगाल का चुनावी इतिहास इसे बताता है। अगर मैं पिछले 2021 के चुनाव में आपको लेकर चलूं, देखिए कुल मिलाकर के आबादी हिंदुओं की 71%। अब देखिए इसमें क्या होता है, 48% वोट, कुल शेयर बता रहे हैं, वोट 48% लगभग टीएमसी के साथ जाता है। इसमें 27% मुस्लिम है, जबकि बीजेपी के साथ देखिए 38.15%। अब इसमें दिक्कत क्या है, यहां पर 27% मुस्लिम लगभग आते हैं और 38% में ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में हिंदू हैं। यानी कि अब 2021 के चुनाव को अगर रीड किया जाए, बीजेपी टीएमसी इनके वोट शेयर का अंतर 10% का। बीजेपी का मानना है कि अगर इस 10% वोट बैंक में सेंधमारी हो जाती है तो प्रदेश में कमल खिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। ममता बनर्जी इस 10% वोट बैंक को किसी भी हाल में खुद से छिटकने नहीं देना चाहती। हालांकि बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल में पिछले कई सालों से लड़ाई जारी है और अब तक बीजेपी ममता बनर्जी को मात देने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो क्या सूरत 2026 में बदलेगी, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।